गुड मॉर्निंग। रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे एक बार फिर से आप लोगों का दिल से स्वागत है। और हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आपके लिए आ रहे थे और उसमें हम लेक्चर 20 तक कंप्लीट किए थे। और आज तो भाई साहब कयामत की रात है। अरे कयामत की रात नहीं है भाई साहब, आज जलवे का दिन है। जलवे का दिन मतलब ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या होने जा रहा है तो लिख लीजिए, गॉस थ्योरम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम, या इसको लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉस लॉ भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब भैया ये गॉस थ्योरम होता क्या है या गॉस लॉ होता क्या है, इसको जानना है। अब इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा। बैक मतलब हमारा लेक्चर नंबर 20। हमने लेक्चर नंबर 20 में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले गॉस थ्योरम को मिटा दें यहाँ पे और एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देख ले। क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बहुत अच्छे से, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट, याद है ना। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट फाई ई इक्वल टू ई इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट। इंक्लाइनेशन के लिए था फाई इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। अगर आप कॉस लगा रहे हैं तो आप डॉट नहीं, वेक्टर नहीं लगाना होगा, ई ए कॉस थीटा। सही था। अब थोड़ा सा इसका डिफरेंशियल फॉर्म देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पे छिट्टू सा एरिया, एकदम छोटा सा एरिया, आप बिल्कुल कर सकते हैं। छोटू सा एरिया का ध्यान दीजिएगा, इस छोटू सा एरिया का ये रहा आपका क्या है, एरिया वेक्टर, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। डिंग 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 डिंग, ये एकदम छोटा एरिया डी है। छोटा एरिया है तो डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा। इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए ये आप नोट कर लीजिएगा, इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या था? फिर से वही फॉर्मूला, तो डी फाई इक्वल टू डी फाई ई इक्वल टू एकदम छोटे के लिए ई डी ए कॉस थीटा। बस कुछ नहीं है। और थीटा है क्या? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफरेंशिएशन के केस में फिर से अगर हम थीटा का वैल्यू 0 ले लें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा। डिफरेंशिएशन के केस में ये 20 वाले लेक्चर में शायद छूट गया था। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट। इंक्लाइनेशन के केस में ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, हमेशा आपको याद रखना है। डिफरेंशिएशन के केस में छोटा सा लिया है, हर हाल में एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये आपका कांसेप्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। सही है ना। अब चलिए हम आते हैं गॉस थ्योरम पे। चलिए अब हम आते हैं गॉस थ्योरम पे या गॉस लॉ पे। थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट जो है वो पहले हो जाए। गॉस लॉ है क्या? गॉस लॉ, इसी को थ्योरम भी बोलते हैं। पहले लिखते हैं डिफाइन, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन क्लोज सरफेस, प्रोड्यूस इन क्लोज सरफेस, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन क्लोज सरफेस। एक बात याद रखिएगा, क्लोज सरफेस को 3D सरफेस भी बोलते हैं। 3D शेप वाला होना चाहिए हर हाल में। प्रोड्यूस इन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1 by epsilon naught time to the total charge, present in closed surface, is called Gauss law। मतलब समझे, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है लेकिन ओपन सरफेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस, प्रोड्यूस इन क्लोज सरफेस। आपके क्लोज सरफेस में जो कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और क्लोज सरफेस को 3D सरफेस बोलते हैं। हमारा सॉलिड सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, जो भी है ये सब देख रहे हैं, कोन, ये सब आपका 3D शेप है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कहां भैया? क्लोज सरफेस में, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1 by epsilon naught टाइम। जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फाई ई, वह किसके इक्वल होगा पता है? 1 by epsilon naught टाइम एंड टोटल चार्ज प्रेजेंट इन क्लोज सरफेस। टोटल चार्ज को क्यू से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यानी जो हमारे क्लोज सरफेस में ये गॉस लॉ है, इससे भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑब्टेन करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है,
हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो आपके ओपन सरफेस के लिए था और गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए। फिर से द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन क्लोज सरफेस, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है क्लोज सरफेस के लिए वो हर हाल में किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन क्लोज सरफेस, प्रोडक्ट ऑफ 1/ε0 टाइम। थोड़ा सा ये एक्चुअली के लिए ये तो है लॉ ही, लेकिन इसको हम देख सकते हैं। देखने का मतलब झांक ले, निहार ले, जो आप लोग करते हैं कभी कभी। अरे देखने का मतलब इसको हम थोड़ा सा प्रूफ कर सकते हैं। देखिए लॉ वगैरह प्रूफ होता नहीं है, लोग बोलते हैं कि इसको गॉस थ्योरम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, लेकिन आप इसके बारे में सही जानिए तो ये एक्चुअल में लॉ ही है। फिर भी हम इस लॉ को प्रूफ नहीं किया जाता, लॉ को एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप इसको थ्योरम समझते हैं तब जाकर के इसको प्रूफ किया जाता है। तो चलिए हम एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं, सॉलिड स्फीयर। ध्यान दीजिएगा तो मजा आएगा। हमारे उतना गंदा राइटिंग और हमारे उतना गंदा स्फीयर दुनिया में कोई नहीं है। स्फीयर है नॉट सर्किल, सर्किल के लिए गॉस थ्योरम नहीं है। फिर से 3D शेप है, स्फीयर है। यहां इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, कहीं ध्यान दीजिएगा, यहां इसके सेंटर पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। और यहां पर एक छोटू सा चूहा सा एरिया ले लिए, सरफेस है भैया, गोला है, कहीं भी छोटा सा एरिया लेना है। अरे गोला के सरफेस पे कैसे समझाएं, मान लिए यहां पे ये वाला छोटा सा एरिया ले लिए, ये हम छोटू सा चूहा को ले लिए, आपका चूहा हो गया। अगर यहां से मुझे एरिया वेक्टर लेना हो, अगर मुझे यहां से एरिया वेक्टर लेना हो तो एरिया वेक्टर हर हाल पे सरफेस पे परपेंडिकुलर, और जब भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा तो वो सेंटर से पास करेगा, सही है ना। और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है यही और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही है। ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ छोटे वाले इस चूहा के बारे में बात कर रहे हैं, इसका रेडियस r है, सही है ना। तो यहां पे जो थीटा का वैल्यू होगा वो तो 0 डिग्री हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। कहां भैया थीटा बना, यहां पे थीटा है क्या। अगर हम सिर्फ इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे, अगर आप इस पॉइंट पे अगर आपको चाहिए क्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो सिर्फ पॉइंट ए की बात करते हैं। एट पॉइंट ए नीचे दिख रहा है ना, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पे देखिएगा d∅1 इक्वल टू EDA है ये cos थीटा। कितना हो जाएगा, EDA cos थीटा। थीटा तो हो गया भैया 0 डिग्री। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट एक ही डायरेक्शन में है, जब भी ये 0 डिग्री हो गया तो ये क्या बच गया, d∅1 इक्वल टू क्या, d∅1 इक्वल टू सिर्फ E इंटू डी है। वैसे भी cos 0 0 होता है, सॉरी cos 0 1 होता है, सही है ना। d∅1 निकालिए, नहीं निकाले d∅1। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट के ऊपर ये जो रिंग देख रहे हैं, जो शादी में नहीं होता है रिंग सेरेमनी, अरे शादी उदी में देखते हो एक आजकल बड़े बड़े फैमिली में क्या, अब तो हर जगह पहले होता है, शादी से पहले हम लोग के गांव में होता था छेका तीला, बड़ी मजा आता था, जाते थे खाते थे। अब क्या होता है, पहले होता है लड़का लड़की का बात बन गया तो पहले फोन पे बात होता है, फिर एक डिस्कस होता है, रिंग सेरेमनी होता है। वो है ये रिंग है, मार देंगे तुम का सी, वो रिंग नहीं है। ये जो क्लोज सरफेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर ये सर्कल जो देख रहे हैं, ये क्लोज सरफेस है, शादी वाला रिंग नहीं है। फिर से ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर ये जो देख रहे हैं गोला वाला सर्कल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, क्लोज सरफेस। लिख ही देते हैं, चूहा है, क्लोज सरफेस है, सही है। क्लोज सरफेस क्या है, d∅1 इक्वल टू, अब इधर इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, सामने वाले को बुरा ही लग जाएगा, EDA, सही है ना। और इसको अगर आप, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा, E इंटीग्रेशन हो गया आपका DA, छोड़ दें। चलिए इतना पे रहने देते हैं। दूसरे वाले सरफेस का बात कर रहे हैं, और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको एक स्टेप और करते हैं। d∅1 क्लोज सरफेस के लिए है भैया, E इंटीग्रेशन इज इक्वल टू DA। अगर आपका मन है कहीं भी ले लीजिए इस पॉइंट को, हर जगह। एक लड़के ने बोला यहां लेके दिखाइए सर, यहां लेके दिखाएंगे, E बराबर होता है KQ/R²। अरे जहां भी Q और यहां पे Q0 रख दें, इसके जहां भी Q और Q0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज, जहां भी Q और Q0, E बराबर KQ/R²। R बदला नहीं, Q बदला नहीं, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो E ही होगा ना, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। और एरिया वेक्टर हर हाल में सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। यहां भी जो E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करेगा, चेंज तो तब करता
जब हमारा ये डिसकंटिन्यूअस शेप का होता है। हम डिसकंटिन्यूअस शेप पे भी आएंगे, पहले पे देखिए अभी हमने सॉलिड स्फीयर लिए हैं, ना तो ये इसका आर चेंज किया, जब आर चेंज नहीं किया, चार्ज वही है, E बराबर KQ बाई आर स्क्वायर होता है, तो कहीं से ये चेंज करने वाला है नहीं। हर पॉइंट पे ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, जहां लेना लीजिए। ये आपका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है, कहीं पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लेना है यहां ले लीजिए। ये आपका एरिया वेक्टर, यहाँ पे एक छोटा सा क्लोज सरफेस, छोटा सा सरफेस, सॉरी क्लोज नहीं, क्लोज तो अंदर है, जो डीए है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां लेना है ले ले भाई, ले ले, छोड़ दे, आप बकस दें। एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर, ठीक है, यही आपका छोटा सा सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। यानी अगर टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले सबका, तो सबको हम क्या कर देंगे, ऐड ही करने वाले हैं ना। अरे सबका इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, एरिया की जगह पर हम ले लेंगे फिर से। और हम बस ये समझाने के लिए देखिए, किसी एक पॉइंट पे अब आपको जनरलाइज करना है, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन डी फाई, वन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डी फाई ही रहना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पे लीजिए। तो सबको ऐड करने की डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर देंगे, 1 2 लिखने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। इंटीग्रेशन डी फाई क्लोज सरफेस के लिए ई हो गया ना, डीए का हो जाएगा ए, सही है। डी फाई के जगह पर हो जाएगा आपका 5, सही है। ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू रखें इनटू ए, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सही है। फाइव इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ए बराबर सॉलिड सरफेस का एरिया यही होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, phi is equal to the net electric flux produced in closed surface is equal to 1 by epsilon and होल का जो हो गया। यही तो है गॉस थ्योरम, बड़का गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कुछ भी है। फिर से आप, ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है। अब आप बताइए, सॉलिड स्फीयर का हम छोटा सा एरिया डीए लिए, और जो एरिया है हर हाल में सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर, यहां देखिए है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर है तो इस सेंटर से जाएगा नहीं। आप सर्कल, सॉरी स्फीयर की एक खासियत होती है, आप उसके सरफेस से कहीं भी आप परपेंडिकुलर डालिए, वो हर हाल में सेंटर से ही जाएगा। आप ये सोच रहे नहीं अगर हमको परपेंडिकुलर डालना है सेंटर के बगल से चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है स्फीयर की, ठीक है। तो डीए का डायरेक्शन इधर, यहां क्यू है, यहां पे क्यू नॉट, अपने मर्जी से क्यू नॉट मतलब कुछ नहीं, बस टेस्ट चार्ज है। यहां पे क्यू है, यहां पे क्यू नॉट है। अगर इस पॉइंट पे मुझे फ्लक्स चाहिए तो क्या होगा, डी फाई इक्वल टू ई डीए कॉस थीटा, डी फाई इक्वल टू ई डीए कॉस थीटा। हर एक पॉइंट पे आप निकाल लो, यही आने वाला है। डी फाई इक्वल टू ई डीए कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में यहां पे तो थीटा भाई साहब क्या है, ई और ए का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 होगा हर पॉइंट पे वही। थीटा 0 cos 0 1, डी फाई इक्वल टू ईडीए, डी फाई इक्वल टू ईडीए। इंटीग्रेट कर दिए, ये जो रिंग देख रहे हैं शादी वाला रिंग नहीं है, क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी फाई इक्वल टू ई इंटू डीए, सही है। डी फाई इक्वल टू ई बाहर इंटू डीए, डी फाई इक्वल टू ई डीए का ए, डी फाई का फाई हो जाएगा, डी फाई का क्या हो जाएगा फाई। ये फाई क्या है, क्लोज सरफेस। फिर से बता दें, क्लोज सरफेस हो गया ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ई का वैल्यू, ई बराबर जहां भी क्यू और क्यू नॉट रहता है, जहां भी क्यू और क्यू नॉट रहता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू ए, सही तो है। और फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और सरफेस, सॉलिड सरफेस का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, मर जाए, मिटा के एक बार और कर देगा, यही चाह रहे हैं। चलिए एक बार राजधानी की स्पीड में लिखना उतना नहीं है जी, देख लीजिए दोबारा एकदम फोटो के साथ, डरिए मत, एक और तरीके से कर देंगे। बाईपास ट्रिक भी है हमारे पास, बाईपास ट्रिक कुछ भी नहीं है यार, गॉस लॉ कुछ है ही नहीं, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। बस गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। सबसे पहले हम एक क्लोज स्फीयर ले लिए, बन गया भाई, नहीं बना, कहां से बनने वाला क्लोज स्फीयर। क्लोज स्फीयर का ये छोटा सा चूहा, चूहा मतलब सबसे एलिमेंट्री एरिया डी है। अब बताइए यहां पे जो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर डालें, तो यहां पे इसके सरफेस पर आप परपेंडिकुलर डालिएगा तो हर हाल में ना
ये हर हाल में वो सेंटर से पास करेगा ही। आप ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है स्फीयर का। अगर यहां पे आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहां पे चार्ज क्यू है, इसके इनसाइड में चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, सॉरी इस स्फीयर का टोटल चार्ज क्यू है। यहां पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हर में, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, लेक्चर नंबर 20। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, ई और डी ए के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। ई और एरिया का डायरेक्शन, ई और ए का डायरेक्शन सेम है। लड़का पूछा डी ए क्यों लिया, कभी मर्जी होता है ए ले लेते हैं, कभी मर्जी होता है डी ए। बेटा हम छोटा एरिया ले रहे हैं तो क्या लें, एक जगह का निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरा निकाल लेंगे। अगर आपको ये चीज यहां नहीं माने, नहीं सर हम यहां नहीं लेंगे, हमको आप एकदम चोर आदमी, चोर होइएगा आप, भले हमारा शक्ल खराब दिखता है, किस कारण से, यहां बात नहीं है इसलिए हमारे बारे में चोर, ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा, जो सोचना है सोच लीजिए, सब कुछ आप ही के हाथ में है। सर हीरो मत बनिए, रिव्यू हम ही को देना पड़ता है। बगल वाले को बोल देंगे कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं आजकल, हमको चोर बोल रहे हैं। भैया हम चोर नहीं है, चोर है, हम ही चोर हैं। चलिए यहां भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहां भी एक छोटू सा एरिया लेंगे, ये सही है ना, छोटा मतलब डी ए, और एरिया वेक्टर हर हाल में सरफेस पे परपेंडिकुलर है, सरफेस पे अरे जहां लेना है ले लो भाई, हम किसी एक पॉइंट पे आपको समझा रहे हैं। ये डी ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस, जहां से लेना है ले लीजिए। यहां पे देखिए परपेंडिकुलर, ये डी ए है, हो गया। ये छोटा सा एरिया है आपका, जो करना है कर लीजिए, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, हम 50 जगह नहीं लेने वाले, एक पॉइंट का निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं फ्लक्स के फार्मूला से, फ्रॉम फ्लक्स से पहले फ्लक्स का होता क्या है, फ्लक्स बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, डी फाई इक्वल टू ई डी ए। अरे ए लेते हैं लेकिन हम छोटे से एरिया पे, एकदम एलिमेंट्री एरिया पे वर्क कर रहे हैं। ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि भाई ई और ए का डायरेक्शन सेम है। अब थोड़ा सा देखिएगा, तो डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए। डी फाई यहां का निकाल लिए, पूरे सरफेस का चाहिए, कर दीजिए इंटीग्रेशन, आ गया इंटीग्रेशन। शादी वाला रिंग नहीं है, बस ये बता रहा है वेयर इंटीग्रेशन ऑन क्लोज रिंग रिप्रेजेंट क्लोज सरफेस, सॉरी वेयर इंटीग्रेशन हो गया, वेयर रिंग ऑन इंटीग्रेशन, ये जो रिंग है इंटीग्रेशन पे रिप्रेजेंट क्लोज सरफेस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज सरफेस। ये हो गया आपका डी फाई इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस, ई इंटू डी ए हो तो गया यार, डी फाई का हो गया फाई, उतना करना ही नहीं है। ई बाहर इंटीग्रेशन डी ए, डी फाई फाई ई इंटू ए, सही है ना। ई बराबर आप किसी से पूछ लो, फाई बराबर ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे के जहां भी क्यू और क्यू नोट रहता है, ना ही पूछा तो क्यू नोट, जहां भी क्यू और क्यू नोट रहता है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था यही था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज। याद कीजिए आप, एक्सियल प्रूफ किए थे, इक्वेटोरियल प्रूफ किए थे, एनी प्रूफ किए थे, तो ई के जगह पर के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ए लिख देते हैं, क्योंकि ई बराबर होता क्या है, टेस्ट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, फाई इक्वल टू के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इनटू क्यू, यानी कि फाई किसके लिए, सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए। ग्लॉस लॉ आपका ये है, ये नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ग्लॉस लॉ ये है क्लोज सरफेस के लिए, जो हमारा हो गया द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन टाइम टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन क्लोज सरफेस। बाईपास मेथड देखिएगा कि सही है, क्यों पास मेथड जानना है, बता दे बाईपास मेथड। अरे कुछ भी नहीं है, यही है बात, वो सब नहीं जाने, सही है ना, कहीं से कुछ भी कोई दिक्कत, सही है ना। तो गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। गॉस थ्योरम तो हो गया, तो गॉस थ्योरम से रिलेटेड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर ले, तो उस इंपॉर्टेंट बात का मुझे जो सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है कि अभी भी आप कंफ्यूज हैं। होता क्या है, लड़का आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है कि गॉस थ्योरम है क्या। देखिए गॉस थ्योरम में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू को ही निकालते हैं, लेकिन हर हाल में क्लोज सरफेस के लिए निकालते हैं। पहली बात, गॉस थ्योरम में हर हाल में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालते हैं क्लोज सरफेस में। इसमें आउटसाइड अगर कोई चार्ज है तो इनसाइड वाले का मुझे कोई काम नहीं है। फिर से कंफ्यूज कर दिया, आउटसाइड इनसाइड, हर हाल में क्लोज सरफेस होना चाहिए और क्लोज सरफेस के इनसाइड में चार्ज होना चाहिए। नहीं समझ में आया? देखिए कंसेप्ट, पहले एक बार गॉस थ्योरम
द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन क्लोज सरफेस, टोटल देख रहे हैं, प्रोड्यूस इन क्लोज सरफेस, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1 by epsilon naught time to the total charge present in, on है कि in present in closed surface, यानी कि गॉस लॉ में हर हाल में हमारा जो टोटल चार्ज होगा वो इनसाइड में होना चाहिए और सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज। तो गॉस थ्योरम की दो महत्वपूर्ण बातें निकल के हमारे सामने आई, ये नोट करना है आपको एकदम। दो महत्वपूर्ण बातें क्या है भैया, तो देखिएगा। बात नंबर 1, पहली बात है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला बात, हर हाल में पहला बात क्या कि क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। क्लोज सरफेस को कौन सा सरफेस बोलते हैं, गॉसियन। किसी क्वेश्चन में बोलेगा क्लोज सरफेस नहीं, गॉसियन सरफेस, तो आप समझ जाइएगा ओ ये गॉस लॉ ही उसमें लगाना है। पहली बात, क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस। दूसरी बात है कि हर हाल में Q जो Q बाई अभी क्या बने, फाई इक्वल टू 1 by epsilon naught into Q है ना। तो ये जो आपका Q है, ये जो Q देख रहे हैं, ये कहां का चार्ज है, हर हाल में ये नेट चार्ज है इनसाइड का, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, आउटसाइड नहीं, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड, सही है ना। अब थोड़ा मैं क्वेश्चन दे दे आप, क्वेश्चन नंबर 1, ये प्यारा प्यारा क्वेश्चन से कंसेप्ट बनता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि यहां पे एक क्लोज सरफेस है, 3D ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक क्लोज सरफेस है, यहां पे एक आउटसाइड में इसके चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आउटसाइड में चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, सॉरी, सही है ना। पहली बात है, ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, जब भी सरफेस क्लोज हो तो उसको 3D सरफेस बोलते हैं, 3D सरफेस बोलते हैं। और 3D सरफेस में आपको हमने लेक्चर 20 में बताया था, अगर आपका 2D सरफेस है तो आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटसाइड और इनसाइड दोनों ले सकते हैं। फिर से, अगर 3D सरफेस है, देखिए इसमें हम पहले एक बात बता दें, आपको पता है इसका आंसर 0 होगा, सॉरी यार, देखिए इतना पता है कि इसका आंसर 0 होने वाला है, नेट फ्लक्स। इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज कहां है, तो आउटसाइड में। कहां पे है चार्ज, आउटसाइड में है। अब थोड़ा हम देख ले, आउटसाइड है तो फ्लक्स की हम इसमें गॉस थ्योरम की बातें नहीं करेंगे, पता है आंसर, लेकिन लॉजिकली हम आपको बता दें तो फील देखेगा कि क्यों यहां पे इसमें इसका फ्लक्स 0 क्यों है, इसके अंदर का फ्लक्स। तो यहां पे याद कीजिए कौन सा शेप है, 3D सरफेस। जब भी 3D सरफेस होगा तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड होगा, परपेंडिकुलर होगा। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पे देखिए आप, ये जो आपका एरिया वेक्टर छोटा सा दिख रहा है आपका, ये आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। इधर हो गया आपका डी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। इस पॉइंट पे अगर आपसे कोई पूछे d∅1, इसको 1 पॉइंट कर लेंगे, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, सही है। इस पॉइंट पे अगर आपको पूछे आपका कोई, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, हम बनाने वाले नहीं है, पता है हमको फ्लक्स 0 माने होने वाला है। d∅1 इक्वल टू E dA cos थीटा होगा ना, E dA cos थीटा। तो d∅1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया वेक्टर देखिए हर हाल में लड़का वाला इधर क्यों सर, उधर क्यों नहीं बेटा, 3D सरफेस है और 3D सरफेस में हर हाल में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटसाइड, यहां भी लेने वाले E dA cos 180 डिग्री होगा। अरे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एरिया वेक्टर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एरिया वेक्टर होगा ना। तो d∅1 इक्वल टू कितना, -A इंटू dA, सही है। थोड़ा दूसरे पॉइंट पे निकाल ले, चलिए d∅2, चलिए पॉइंट 2 पे चलते हैं, इस वाले पॉइंट पे छोटा सा एरिया ले रहे हैं इसलिए dA ले रहे हैं। हमेशा यहां पे जो मेरा एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की ओर होगा, dA। आउटसाइड लेना होता है 3D सरफेस में, कहां लेना पड़ता है, आउटसाइड लेना पड़ता है, ले तो लिया आउटसाइड, आउटसाइड इधर, आउटसाइड इधर होगा, इस पॉइंट पे आउटसाइड इधर होगा, ये दूसरा वाला पॉइंट है। तो d∅2 इक्वल टू E dA cos 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो d phi 2 इक्वल टू E इंटू डी है। तो इस ए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के लिए नेट फ्लक्स जीरो नहीं हो जाएगा, अरे d phi 1 प्लस d phi 2, यानी कि d phi 1 प्लस d phi 2 इक्वल टू जीरो। फिर ऐसे ही यहां पर भी निकालेंगे, इधर एरिया वेक्टर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर फिर यहां निकालेंगे। इसीलिए अगर हम तीनों पॉइंट पे निकाल ले, इस पॉइंट पे इस पॉइंट का सम, इस दोनों का सम, इस दोनों का सम, हर हाल में यहां जीरो होगा तो यहां भी जीरो होगा, जो कंसेप्ट यहां लगेगा वही ना यहां भी एरिया वेक्टर इधर डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अपोजिट डायरेक्शन, यहां पे माइनस ईडी है, यहां पे प्लस ईडी है, जीरो। फिर यहां पे माइनस ईडी है, यहां पे प्लस ईडी है, जीरो। सही है ना? आप अपना इसको नोट कर लीजिएगा। तो नेट फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? सरफेस के इनसाइड में नेट फ्लक्स का वैल्यू देख लीजिए जीरो। क्यों जीरो होगा? बिकॉज चार्ज बाहर है। अगर चार्ज अंदर रहता, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका एक सरफेस है, यहां चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, बता दीजिए नेट फ्लक्स क्या होगा? कुछ नहीं सर, फाइ इक्वल टू इनसाइड में है ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। गॉस थ्योरम में कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, कुछ भी, थोड़ा सा भी नहीं ना? सही है ना? यानी कि गॉस लॉ में या गॉस थ्योरम में हर हाल में चार्ज इनसाइड में होना चाहिए। अगर कोई चार्ज आउटसाइड है तो क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर यहां पे Q है तो इसका हम यहां पर फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई यहां पे सरफेस हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो यहां पे निकाला जा सकता है, लेकिन अगर ये क्लोज सरफेस हो तो देख लीजिए, आंख बंद करके लिख दीजिए, सरफेस क्लोज हो और उसमें कोई चार्ज का वैल्यू जीरो हो तो हर हाल में उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा। देखिए आपने लेक्चर 20, 21 और कल आने वाला है 22, आप 22 वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, बिकॉज हम गॉस लॉ से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। एक टॉपिक करेंगे और उसके बाद बहुत ज्यादा क्वेश्चन होगा, और जितना क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉब्लम क्या है, धीरे धीरे रिमूव होते जाएगा। सही है ना? तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे एप्लीकेशन से, रेहानी फिजिक्स से, और प्यार और मुस्कुराहट हमेशा बरसाते रहिए। बाय।